हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपका स्वागत है। और कैसे हैं सब? अच्छे होंगे। चलिए, हम जो टॉपिक ले रहे हैं उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जो अपना क्रम पद बना रखा है उस पर आप लगातार बने रहें। आपके घर में सभी खुशियाँ हैं जो आप पाना चाहते हैं, जिनके लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और मुझे पता है कि आप लोग मेहनत कर ही रहे हैं और अपने उस अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए आप निरंतर प्रयासरत हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो अधिनियम आया दूसरा 1781 वाला, 1781 का आया, जिसे हम सेटलमेंट एक्ट कहते हैं, वो आया। फिर उसके बाद में हमारे सामने आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब हम ये क्लियर करेंगे कि जो 1781 वाला संशोधन अधिनियम है और पिट्स इंडिया एक्ट वाला जो अधिनियम है वो क्या है, इसमें ऐसी कौन कौन सी बातें हुई और उनको हमने किस प्रकार से विथ गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैं आपको 100% आपको लर्न करवा दूंगा और इसमें आपको लाइफ टाइम ये चीजें हमेशा याद रहेंगी। लेकिन आप कोशिश करेंगे, कोशिश करते रहेंगे तो ही आपको निश्चित सफलता मिलेगी। आई होप कि आपको ये जो आपको सफलताएं चाहिए वो जरूर मिले। तो चलिए देखते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है 1781 का संशोधन अधिनियम। हमने इससे पहले 1773 पढ़ा जिसका नाम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, एक्ट था। और इस रेगुलेटिंग एक्ट को संवैधानिक विकास का प्रथम चरण भी कहा गया। ये हमने पढ़ा था। अब इसमें हमने ये देखा कि किसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। किसको गवर्नर जनरल बनाने के बाद वो पहले कौन से पद पर था? बंगाल, मद्रास और बंबई का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था? वो हमने सारी चीजें देखी। अब उसके आगे का पार्ट कौन सा है? ये है जिसे हम क्या कहते हैं 1781 संशोधन अधिनियम। ठीक है, अब ये कोई ज्यादा डिटेल का नहीं है, इसमें कोई ज्यादा बातें नहीं है। इसमें सिर्फ इतनी बातें हैं कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो कुप्रशासन जैसी व्यवस्था बन गई। कौन सी व्यवस्था? कुप्रशासन जैसी व्यवस्था बन गई। दूसरे नंबर, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो गया। अब भाई ये भ्रष्टाचार किसमें हो गया, कुप्रशासन किसमें हुआ? तो हमने पढ़ा था कि 1600 ईस्वी में EIC की स्थापना की गई। अब EIC क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। EIC का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये इसका नाम। 1616 से ये भारत में पूर्ण रूप से क्या करने लगे? काम करने लगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो ये 1781 वाला एक्ट है, जिसे सेटलमेंट अधिनियम भी कहते हैं, इसका मेन जो मुद्दा था यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसमें कुप्रशासन और भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। उसको कम करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए ये 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया था।
ये आपको यहाँ तक क्लियर हो ही गया होगा। आई होप आप मेरे से मैं आपको पूर्ण रूप से लर्न करवा दूंगा, बस आप मेरे साथ बने रहें। अब हमारे सामने आता है पिट्स इंडिया एक्ट। क्या आता है? पिट्स इंडिया एक्ट। वो मैंने इधर राइट डाउन कर दिया है, लेकिन फिर मैं बता दूं आपको। जो पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट, हमने इससे पहले लॉर्ड नॉर्थ का नाम सुना। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, तब ये व्यक्ति वहां के क्या थे? पीएम थे। कौन थे? पीएम। कौन थे? पीएम। 1784 में इन्होंने लॉर्ड नॉर्थ और इनके साथ एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? फॉक्स। क्या नाम था? फॉक्स। वो फॉक्स नहीं, लोमड़ी वाला फॉक्स की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। अब अंग्रेजों के नाम होते भी ऐसे ही हैं, फॉक्स, पता नहीं, एटलस, जॉन, जो भी है, लेकिन लॉर्ड नॉर्थ के साथ कौन था? फॉक्स। इन्होंने सरकार बनाने में किसका सहयोग किया था? लॉर्ड नॉर्थ का सहयोग किया था। तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, उसमें ये सारी चीजें सामने आई है। तो देखो, पिट्स इंडिया एक्ट का जो मुख्य एम था, मुख्य जो उद्देश्य था, वो क्या था कि जो EIC है, EIC है। अब EI तो आप समझ गए होंगे क्या है। इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस पर सीधा सीधा अपना प्रभाव स्थापित करना था। किसका? संसद का, ब्रिटिश संसद का। किसका भाई? संसद का प्रभाव। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि सरकार का आधिपत्य, ठीक है, सरकार का आधिपत्य। हम किसकी बात कर रहे हैं? 1784, इट्स पिट्स इंडिया एक्ट। किसकी बात कर रहे हैं हम? पिट्स इंडिया एक्ट की बात कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे चलें। दूसरा पॉइंट हमारे सामने है कि EIC के राजनीतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग अलग करना। कहने का मतलब ये हो गया कि 1784 से पहले जो EIC थी, उसके पॉलिटिकल प्लस ट्रेड के काम थे, वो क्या थे? एक साथ ही होते थे। इनको अलग अलग नहीं किया गया था। लेकिन इस अधिनियम के कारण इन दोनों क्या किया गया? अलग अलग कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, है ना। अलग अलग कर दिया गया। भाई, राजनीतिक गतिविधियां हैं वो अलग होंगी और व्यापारिक गतिविधियां हैं वो अलग होंगी। कंपनी इन दोनों को साथ नहीं कर सकती। इसके बाद में आता है, इसका कुछ प्रभाव भी पड़ा कि सरकार जो लॉर्ड नॉर्थ था, वो एक क्या थी? गठबंधन सरकार थी। अब गठबंधन सरकार थी तो हमें पता होता है कि गठबंधन सरकारें क्या होती हैं। गठबंधन सरकारें क्या होती हैं? जो एक दूसरे के समूह के साथ बनती है, एक दूसरे के हितों को साधने के लिए एक दूसरे के साथ गठबंधन बनाते हैं और सरकार बनाने का काम करते हैं। ये एक सीधी सी बात है। तो जो लॉर्ड नॉर्थ था, इसने किसके साथ गठबंधन किया था भाई? अभी हमने थोड़ी देर पहले नाम लिया था, फॉक्स। फॉक्स के साथ क्या किया था? गठबंधन किया था। अब जो ये जो फॉक्स था, ये क्या था? ये था कि जो राजनीतिक है
जो राजनीतिक गतिविधियां हैं और जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, वो दोनों क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। मतलब राजनीति को और व्यापार को दोनों को अलग अलग नहीं किया जाना चाहिए। अब ये व्यक्ति ये कह रहा है, ये व्यक्ति क्या कह रहा है भाई, इन दोनों क्या किया जाना चाहिए, अलग अलग किया जाना चाहिए। तो टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई दोनों में। तो फिर क्या हुआ, इस मिलीजुली सरकार को इस एक्ट के बाद 1784 के एक्ट के बाद में त्याग पत्र देना पड़ा। मतलब ये सरकार क्या हो गई, गिर गई, त्याग पत्र देना पड़ा। क्लियर? कहां की सरकार? ब्रिटेन की सरकार। किस कारण से? पिट्स इंडिया एक्ट के कारण। क्लियर यहां तक? फिर आगे देखें, जब ये सरकार गिरी, ये सरकार गिरती है तो ये एक रिकॉर्ड बन गया। कैसा रिकॉर्ड बना कि इंडिया के मामले को लेकर पहली बार और अंतिम बार, पहली बार और अंतिम बार पहली बार और अंतिम बार किसी की सरकार गिरी। कहने का मतलब ये हो गया कि भारत के मामले को लेकर जो उस समय तत्कालीन सरकार बनी हुई थी, वो पिट्स इंडिया एक्ट के 1784 अधिनियम को लागू करने के बाद पहली बार और अंतिम रूप से क्या हो गई थी, गिर गई थी। उसके बाद में ऐसा नहीं हुआ। क्लियर यहां तक? आई होप कि आप समझ रहे होंगे। आगे देखें, इस 1784 के एक्ट के तहत कई बातें अच्छी भी सामने आई, जिसके अंतर्गत द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू हुई। द्वैध शासन व्यवस्था शुरू हुई। अब द्वैध शासन व्यवस्था क्या मतलब, दो प्रकार की शासन व्यवस्था। कहने का मतलब ये कि एक तो EIC और दूसरी ब्रिटिश सरकार। यहां हम उस द्वैध शासन की बात नहीं कर रहे जो कि भारत में 1919 में शुरू हुआ था, इसकी बात नहीं कर रहे हम। जो कि 1919 में शुरू हुआ था, इसकी बात नहीं कर रहे हम। बात कर रहे हैं केवल कब की, 1784 की। और जो द्वैध शासन व्यवस्था है वो कब तक चली भाई, 1858 तक। 1858 तक चली। मतलब कंपनी का शासन भी और ब्रिटिश सरकार का शासन।
फिर जो नेक्स्ट पॉइंट था वो आया इस 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट में कि ताज के स्वामित्व के दावे का पहला संवैधानिक दस्तावेज। मतलब ये हो गया इसका मतलब ताज, ताज मीन्स वहां कौन सी व्यवस्था है, लोकतंत्र है लेकिन साथ साथ में राजशाही व्यवस्था है। वहां महारानी एक सर्वोच्च पद जो है उसके रूप में काम करती है, तो ताज उसे ही कहा गया है। सम्राट कहें या ताज कहें, सम्राट कहें या उसे हम ताज कहें। या फिर साम्राज्ञी कह सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब जो महारानी थी, जो महारानी थी, मैंने लाइन लिखी ताज के स्वामित्व के दावे का पहला संवैधानिक दस्तावेज। मतलब हमने कहा था स्टार्टिंग में कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तो क्या हो गया, कम हो गया, और सीधे रूप से जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थे, विशेष रूप से भारत, उनका जो शासन था, प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो सारा काम कौन देखने लग गया, ब्रिटेन की संसद देखने लगी। मतलब वो सारा काम किसके हाथ में चला गया, महारानी के हाथ में चला गया। और ये महारानी के हाथ में जाना या साम्राज्य के हाथ में जाना, ये एक तरह से संवैधानिक दस्तावेज बन गया। कौन सा एक्ट, 1784। 1784 ये 1784 क्या बन गया भाई, संवैधानिक दस्तावेज। क्या बन गया, संवैधानिक दस्तावेज बन गया। किसके लिए, ताज के लिए। ताज कौन, महारानी। मतलब अब सारा संवैधानिक रूप से सारा काम देखने का अधिकार किसके पास चला गया भाई, महारानी के पास चला गया। मतलब ब्रिटिश संसद के पास चला गया। किसके पास चला गया, ब्रिटिश संसद के पास। अब किसके पास नहीं रहा, EIC के पास नहीं रहा। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक। इस एक्ट के बाद, कौन से एक्ट के बाद, 1784 के एक्ट के बाद पहले भारत के जो अधिकृत क्षेत्र थे वो क्षेत्र क्या कहलाते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकृत क्षेत्र। क्या कहलाते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकृत क्षेत्र। लेकिन अब वो अधिकृत क्षेत्र क्या बन गए, ब्रिटिश, डायरेक्ट किसका नाम हो गया, ब्रिटेन का, ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। क्या हो गया, ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। और ये कब हुआ, पहली बार इस 1784 के एक्ट के अनुसार भारत अब क्या कहलाया, भारत अब क्या कहलाया, ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहलाया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये चीजें हमारे सामने आई। तो बड़ा इंटरेस्ट आया होगा और उम्मीद है कि आप लगातार बड़े गौर से पढ़ रहे होंगे। आप ध्यान दें, ऐसे फालतू बातों में नहीं लगे। आप जो चल रहे हैं उस कर्म पथ पर बने रहें। आप कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो तो वहां गया है, ऐसी चीजों में ध्यान नहीं दें, बल्कि पढ़ने के टाइम पढ़े आप केवल। बाकी काम तो करने हैं ही आपको, आपकी लाइफ है तो आप कुछ भी करें, लेकिन अभी लाइफ का जो टारगेट है उससे आप प्राप्त करने की कोशिश करें, उस पर निरंतर काम करते रहें। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, है ना, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। कहने का मतलब ये हो गया कि आप अगर निरंतर अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली बात है
कि आप अपने अचीवमेंट को जरूर प्राप्त कर लेंगे। कई मेरे जो विद्यार्थी हैं या मेरे से बड़े हैं, मेरे से छोटे हैं, वो कोई IPS, RAS या IAS या टीचर की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वही बात है कि हमें उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहने से हमें एक दिन सफलता जरूर मिलती है। और आई होप कि आपको ये चीजें पसंद आई होगी। मैंने इधर राइट डाउन कर रखा है, मैंने इधर आपको समझा दिया, तो फिर भी मैं एक बार से रिपीटेशन करवा देता हूँ आपको, तो आप देख लें, समझ लें कि 1781 का जो संशोधित अधिनियम था वो क्या था, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को समाप्त करना, और कुछ भी नहीं है उसमें। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इससे पहला क्या है, EIC पर प्रभाव स्थापित करने हेतु जो 1784 का जो एक्ट लाया गया था, उसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो EIC थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस पर अपना प्रभाव स्थापित करना। किसको प्रभाव स्थापित करना? ब्रिटिश संसद को। क्लियर। फिर EIC के राजनीतिक और व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर देना। इसका अंतर्गत क्या होगा, जो EIC था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके राजनीतिक और व्यापारिक जो कार्य थे उनको दोनों को क्या कर देना था, अलग अलग कर देना था। तीसरा है लॉर्ड नॉर्थ एम फॉक्स की जो मिलीजुली सरकार, तो उसको क्या करना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा, क्योंकि दोनों की बातें सहमति विचारधाराओं से दोनों अलग अलग थे। फिर पहला और अंतिम अवसर जिसमें भारत के मामले में ब्रिटिश सरकार क्या करती है, गिर जाती है। पहला और अंतिम अवसर जिसमें भारत के मामले में ब्रिटिश सरकार क्या करती है, गिर जाती है। जो हमने पढ़ा कि ब्रिटेन की सरकार इस मामले को लेकर क्या हो जाती है, गिर जाती है, भंग हो जाती है, समाप्त हो जाती है। फिर हमने इसके बारे में पढ़ा देव शासन की व्यवस्था की शुरुआत की जो 1858 तक चली, जो 1784 से प्रारंभ हुई, पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार प्रारंभ हुई और 1758 तक निरंतर चलती रही। और देव शासन व्यवस्था का मेन सामने सुन रहा है, दो प्रकार के शासन व्यवस्था सीधे, एक तो कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था, और दूसरी कौन सी, ब्रिटिश संसद की शासन व्यवस्था। कहने का मतलब दो तरीकों से उसका शासन चलाया जाने लगा। फिर है ताज के स्वामित्व के दावे का पहला संवैधानिक दस्तावेज, और एक रूप से 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, उसका सीधा असर ये था, इफेक्ट ये था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर किसका स्वामित्व होने जा रहा था, ताज का स्वामित्व होने जा रहा था। जो साम्राज्य थी उसका स्वामित्व होने जा रहा था। और अंत में है कि भारतीय क्षेत्रों को पहली बार इस एक्ट के अनुसार, कौन से एक्ट के अनुसार, पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार भारतीय क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा जाने लगा। तो डियर फ्रेंड, ये था आज को वीडियो, और मुझे मुझे यकीन है कि आप लोग जरूर इसको ध्यान से पढ़े होंगे और पढ़ रहे होंगे, आगे भी पढ़ते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। आपका सपोर्ट मुझे बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। जिस प्रकार आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं, आप और लोगों को भी जोड़ रहे हैं, उसी प्रकार आप अपने जो टारगेट आपका फिक्स है उसको भी आप क्या कर रहे हैं, उसके साथ जुड़ते रहें और उस टारगेट को निश्चित रूप से प्राप्त करें। मेरी आपसे, मेरी भगवान से यही उम्मीद है कि आप लोग निरंतर अपनी सफलता की ओर अग्रसर हो और सफलता प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।